ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल रमन राजपाल और आप देख रहे हैं कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। आइए तो देखते हैं शहर और देश से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। एक तरफ जहां महाराष्ट्र भर में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए शिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिर बंद रखे गए थे, वहीं दूसरी ओर हरिद्वार में महाकुंभ का पहला शाही स्नान कामयाबी से संपन्न हुआ। आइए तो लेते हैं ज्यादा जानकारी। कोरोना के बढ़ते हुए प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य के सारे बड़े मंदिरों पर दर्शनों के लिए रोक लगा दी थी। हमारे अंबरनाथ स्थित प्राचीन मंदिर पर हजारों दर्शनार्थी भगवान शंकर का दर्शन करते हैं। इस साल यहाँ कड़क बंदोबस्त देखा गया। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में लाखों साधु संतों ने महाकुंभ का पहला शाही स्नान किया। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। अंबरनाथ की एक बिस्किट कंपनी में हाल ही में आग लगने की घटना सामने आई है। हम आपको बता दें कि पिछले 5 महीनों में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। हम आप सभी दर्शकों से यही आग्रह करते हैं कि ऐसी आग लगने की घटनाओं से सावधान रहें, सतर्क रहें। अंबरनाथ MIDC के एक बिस्किट कंपनी में आग लग जाने की घटना घटित हुई। RK1 नामक इस बिस्किट कंपनी में आग लगने का कारण अब तक ज्ञात नहीं हो पाया है। आग बुझाने के लिए अंबरनाथ महानगर पालिका की तथा MIDC की दो गाड़ियों ने आग पर नियंत्रण पाया। कितने का नुकसान हुआ यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर पूर्व को पश्चिम से जोड़ने वाले पुल का नाम राजऋषि शाहू के नाम पर रखा गया है और इसी पुल को नाम अनुरूप भव्य बनाने की मांग की है नगर सेवक शिवाजी रगड़े ने। उल्लासनगर में कैंप नंबर 3 और 4 को जोड़ने वाला जो उड्डान पुल है, तत्कालीन नेता नगर सेवकों ने काफ़ी संघर्ष किया था। उसे लोकहितवादी राजा राजर्षि शाहू छत्रपति महाराज उड्डान पुल नामकरण करने के लिए उनका सही में शुक्रगुजार हैं हम सब कि उन्होंने ये बड़े संघर्ष साथ में इसका नामकरण किया गया। लेकिन आज हम देखें बदलते समय के साथ तो राजर्षि शाहू छत्रपति शाहू महाराज उड्डान पुल का जो नाम फलक है वो काफ़ी छोटा और कॉर्नर में है, उसकी काफ़ी जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। इतने बड़े राजा का नाम अगर हम उस उड्डान पुल को दे रहे हैं, उनकी कोनशिला वहाँ पर लगाई गई है, उसका कोई देख रखाव नहीं है। आज TO के नगर सेवा की सविता तोरने रगड़े जी की ओर से आज प्रशासन से मांग की गई है कि राजर्षि शाहू छत्रपति शाहू महाराज उड्डान पुल को दोनों तरफ से कमान लगाई जाए और उसका सुशोभीकरण किया जाए। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि
अगर हमारे बाजू के शहर अंबरनाथ हो चाहे बदलापुर हो, नई मुंबई में हर चौक पे या जो भी ब्रिज है वो अच्छी तरह से मेंटेन किए गए हैं, उसका काफ़ी ब्यूटिफिकेशन किया गया है, तो ये उल्लासनगर में क्यों नहीं हो रहा है? तो एक ये सही वक्त है कि हम स्वच्छ सर्वेक्षण हम ले रहे हैं, कई और हम काफ़ी खर्चा कर रहे हैं, तो हमारे शहर का सौंदर्यीकरण हो, हमारा शहर भी अच्छा दिखे, इसीलिए ये पहल नगर सेविका की ओर से की गई है। और आज हमने मांग की है कि आने वाले 15 तारीख को जो मीटिंग में इसे मुद्दा लिया जाए और राजर्षि शाहू छत्रपति शिवाजी महाराज उड्डान पुल को दोनों ओर से एक भव्य दिव्य कमान लगाई जाए, ताकि इस शहर के लोग भी आते जाते राजर्षि शाहू महाराज का नाम ले और उनको स्मरण करें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। बुधवार की शाम उल्लासनगर 5 के डंपिंग ग्राउंड में लगी आग और इस आग की आंच और धुआं दूर तक महसूस किया गया। इस विषय पर हमारे प्रतिनिधि कुणाल कपूर ने मुलाकात की विरोधी पक्ष नेता किशोर वनवारी से। आइए तो देखते हैं इस मुलाकात के कुछ मुख्य अंश। इस प्रकार से बात करेंगे तो उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 का डंपिंग ग्राउंड, जिसे अवैध डंपिंग ग्राउंड के नाम से सभी जानते हैं, और काफ़ी जो है इसके ऊपर विवाद हुआ है। काफ़ी लोगों ने इस पर उपोषण किए हैं, बीजेपी हो, शिवसेना हो या अन्य पार्टी हो या वहाँ के स्थानिक नगर सेवक हो। बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर उपोषण को तोड़ने के बाद आश्वासन भी दिया कि जो है जल्द से जल्द इसकी कोई ना कोई प्रक्रिया की जाएगी, उसे हटाया जाएगा। वहाँ पर रहने से ये है कि दिक्कतें काफ़ी होती है, स्वास्थ्य की दिक्कतें वहाँ पर नागरिकों को हो रही है, जो कि जहरीला गैस या फिर जो बदबू है उससे परिसर पूरा जो है परेशान है। साथ ही हाल ही में जो एक सबसे बड़ी भीषण आग, अब तक की सबसे बड़ी भीषण आग कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें थी, जो सामने से नज़ारा था, वो वाकई में ही खौफनाक था। एक चेतावनी थी कि आने वाले समय में ये भविष्य के लिए, शहर के नागरिकों के लिए काफ़ी जो है धोखादायक हो सकता है। हमारे साथ किशोर वनवारी जी स्थानिक नगर सेवक भी हैं, विरोधी पक्ष नेता भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसका हल क्या निकलेगा आने वाले भविष्य में। सबसे पहली बात तो ये कि कई बार जो है आंदोलन हुए हैं, भाजपा हो, शिवसेना हो, अन्य पार्टी हो, स्थानिक नगर सेवक हो, बड़े बड़े नेता, गणमान्य हस्तियाँ, यहाँ तक कि खासदार ने भी आकर जो है और पालक मंत्री ने भी कहा था कि इसे जल्द से जल्द हटाया जाएगा, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा, लेकिन सिर्फ आश्वासन होते हैं। वहीं दिन ब दिन जो है इसकी चिंता बढ़ती जा रही है। कैपेसिटी वहाँ पर कचरे की ज़्यादा हो चुकी है, आग लगना शुरू हो गया। अभी जो हाल ही में घटना घटी थी, उसके लिए क्या कहना है? आसपास के परिसर लोगों की जो जान है वो खतरे में है। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद मानता हूं कि आपने इस मुद्दे को आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से उठाया है। लेकिन ये सच्चाई है कि इस डंपिंग ग्राउंड हटाने के लिए सभी पार्टियों ने मदद की है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। इतने आंदोलन चलाए हैं, महासभा में भी, घरों में भी, कोरोना काल के दौरान हम लोग घरों में भी एडिटेशन किए। रविंद्र चौहान साहब आए थे, हमारे माननीय माजी मंत्री महोदय, उन्होंने के आश्वासन पे कमिश्नर साहब यही जो अभी यहाँ पर हैं, राजा दयानिधि साहब, उन्होंने आश्वासन दिया था। क्योंकि हमारे 2-3-4 भाई जो राजेश चांगलानी है और राजकुमार टोपू कुकड़ेजा है, एनसीटी कोर्ट में गए थे पूना में, वहाँ पर से ये आदेश भी आ चुका है कि थाने कलेक्टर को गवर्नमेंट ने लिखा था कि 2 महीने के अंदर प्लाट उपलब्ध करवा के दीजिए, तो नहीं तो फिर कंटेम ऑफ कोर्ट होगा। तो उन्होंने बाद में उसाटने गांव में हमको प्लाट उपलब्ध करके दिया। कमिश्नर साहब ने निविदा भी निकाला, वो निविदा फाइनल हो गई, लेकिन आज तक वो काम क्यों नहीं चालू हो रहा है, फिर उसमें क्या दिक्कत आई है। और वहाँ के कुछ गांव वालों को भी कोई लोग गलत भड़काते हैं, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड नहीं होगा, वहाँ पर सेजिग्रेशन का प्लांट होगा। सूखा कचरा, गीला कचरा अलग जाएगा, वो बाद में फिर वो प्लांट लगेगा, उसमें वो लोग, उसमें से चीज़ें निकलेगी जो महापालिका बेचेगी और उसमें से कमाई भी होगी। लेकिन किसी भी गांव वाले को दिक्कत नहीं होगी। जैसे पूरे महाराष्ट्र में जैसे ये सेजिग्रेशन के प्लांट लगे हुए हैं, हमारा भी वो लगने के लिए कंपाउंड वाल का 5 करोड़ रुपए का ठेका भी निकाला गया था, किसको दिया गया, वो काम क्यों नहीं चालू है, क्या कानूनी चाहिए, तो कमिश्नर साहब बता सकते हैं। लेकिन जो परसों ऐसी आग लगी थी, मैंने अपने 57 बरस की उम्र में इतनी गंभीर आग, इतनी गलत परिस्थिति कि मैंने कमिश्नर साहब को भी फ़ोन किया। बाद में फिर फायर ब्रिगेड ने टैंकर आने लग गए, वो लोग आग को बुझाने लग गए। लेकिन हमें डर था, ये बाजू जोबरपट्टी है, वो बाजू चालियाँ हैं, जोशना कॉलोनी, शनेश्वर कॉलोनी, और सागर गैस का गोडाउन है, जो सागर गैस के जो सिलेंडर है उसमें पड़े रहते हैं। अगर ये आग वहाँ तक जाती थी तो हज़ारों की तादाद में लोग मरते थे। तो मुझे समझ में नहीं आता है, महानगर पालिका कोई दुर्घटना होने का इंतज़ार कर रही है या आखिर इनके मन में क्या है, क्यों नहीं ये डंपिंग ग्राउंड हटा रहे हैं।
या इसमें भी कोई राजनीति है कि लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग के डंपर ग्राउंड रहे? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन हम सब लोग इस मुद्दे के ऊपर एक थे, एक हैं, रहेंगे। लेकिन अभी बदबख्ती है कि 1 बरस से ऑफलाइन हो ही नहीं रही है महासभा, ऑनलाइन हो रही है। अगर ये ऑफलाइन जिस दिन हुई तो पहले फिर जैसे हम लोग सब ज़मीन पे बैठे थे वैसे ही बैठ के महासभा तब तक चलने नहीं देंगे जब तक इस प्लाट पर डंपिंग ग्राउंड का रास्ता नहीं निकलता। किशोर बनवारी जी, जिस तरीके से आपने कहा कि जब ऑफलाइन महासभा होगी उस समय भी जो है इस मुद्दे को उठाया गया, यहाँ तक कि जिस तरीके से शुरुआत में मैंने कहा कि बड़े मंत्री भी जो है जो कि मंत्रालय में भी हैं, उन्होंने भी दौरे किए। क्या इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए शहर की गणमान्य हस्तियाँ, शहर के नेता सक्षम नहीं है, जो बड़े मंत्री है वो सक्षम नहीं है? क्या इसे हमें जो राज्य के मुख्यमंत्री है उनके पास लेके जाना पड़ेगा तब जाके ये समस्या हल होगी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, ये तो पूरी दुनिया को मालूम है कि अब राज्य जो है वो शिवसेना का, महापालिका में हो, थाना जिले में हो, महाराष्ट्र में हो, हर जगह पे शिवसेना का राज है। आप ये बताइए, जो हमारे माननीय पालक मंत्री महोदय हैं श्रीमान एकनाथ शिंदे साहब, वही अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के भी मिनिस्टर हैं। हम नगर पालिकाएँ, महापालिकाएँ सब भी उनके अंडर में आती है। उनके हमारे श्रीकांत शिंदे साहब कल्याण डोंबिवली, उल्लासनगर, अंबरनाथ के सबके खासदार हैं। तो आज हमारा बालाजी केनीकर साहब वहाँ के आमदार हैं, वो भी शिवसेना में हैं। तो उनकी, और महापौर भी शिवसेना की है। सब इनकी सत्ता होते हुए भी ये लोग खाली डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा भी जो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसके लिए मुझे बहुत दुख होता है। बनवारी जी, जब भाजपा की भी सरकार थी, भाजपा के जब मुख्यमंत्री थे, उस समय भी परिस्थिति वही थी, आमदार भी वही थे, पालक मंत्री भी वही थे, एमपी भी वही थे। उस समय में भी जब सत्ता में साथ में तो नहीं हो पाए, अब जो है सत्ता से अलग हो गए तो वो बात की जा रही है। तो ऐसा होता है कि जब हम सत्ता में आएंगे तब नागरिकों का काम करेंगे, सत्ता में नहीं रहेंगे तो नागरिकों का काम नहीं करेंगे, हम विरोध करेंगे, ऐसी राजनीति देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा कि जो साटने का प्लाट है और ये जो सब पास हुआ, ये हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया था। और हमारी जो एडिटेशन चालू थी वो अभी ये नहीं कि महापौर शिवसेना की है, जब हमारी महापौर भी थी तब भी हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए ज़मीन पे बैठे थे, भले हम सत्ता में थे। लेकिन हमें जो सिखाया गया है ना हमारे नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से, या अमित शाह साहब की तरफ से, या देवेंद्र फडणवीस साहब की तरफ से, या रविंद्र चौहान साहब की तरफ से, हमें ये सिखाया गया है कि आप सत्ता में हो या विपक्ष में हो, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहिए। अभी भी मेरा लेटर आप देख रहे हैं टाइप हो रहा है, ये अभी महापौर के पास, कमिश्नर के पास, इनके पास भेज रहा हूँ कि मेहरबानी करके इसका जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालिए, नहीं तो उसका परिणाम भयंकर होगा। आपको क्या दिक्कतें वहाँ पर होती है? आप नगर सेवक भी हैं, स्थानिक भी हैं, आप खुद इस परिस्थिति जो है शिकार हैं, क्या दिक्कतें होती है? आसपास के नागरिकों को भी इसी की वजह से जो दिक्कतें होती रही? इतनी बदबू आती है, इतना धुआं उठता है, इतने कीड़े आते हैं। मैं तो वहाँ का नगर सेवक नहीं हूँ, 20 नंबर पैनल में रहता हूँ, लेकिन मैं चुन के 19 नंबर पैनल से आया हूँ, ये 20 नंबर में। लेकिन रहता जो मैं 20 में हूँ, मेरे इतने नज़दीक है, हमारे और सतराम दास जेसवानी नगर सेवक के बाजू में है, तो इसका धुआं नेताजी तक जाता है। अब तो अंबरनाथ के रिलायंस तक भी ये जाने लगा है, बहुत दूर दूर तक बदबू। और करोड़ों रुपए इन्होंने रोड बनाने में, डंपिंग ग्राउंड में बदबू ना हो, इसमें करोड़ों रुपए इन्होंने आज तक खर्चा किए हैं, उसकी रिजल्ट ज़ीरो आई है। वो पैसे कहाँ जाते हैं, वो काम होता है कि डायरेक्ट बिल बनते हैं, ये भी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद आप जाके देखिए कुणाल साहब कि जो कचरा है डंपिंग ग्राउंड पूरा भरने के बाद, अब जो रास्ता है उसके ऊपर भी कचरा फेंका गया है। बरोबर, सही। डंपिंग ग्राउंड आपने देखा है, फुल भर गया, अब जगह भी नहीं है फेंकने की, तो भी ये लोग जबरदस्ती भर रहे हैं। अब ये आग लगाने में भी किसकी प्लानिंग थी कि ये लोग आग लगाने, किसने लगाया कि भाई आग लगने से जल जाए, फिर थोड़ा दिन इधर कचरा फेंकने के लिए जगह मिले, ये प्लानिंग था। वो अब कॉन्ट्रैक्टर का था, स्थानीय लोगों का था, बच्चों का था, अपने आप लग गई। उसमें भी ये जांच का विषय है, कमिश्नर साहब को एक जांच कमेटी बिठानी चाहिए इसके ऊपर कि ये आग लगी कैसे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने खुद सुना कि किशोर बनवारी जी का भी कहना है कि वहाँ के परिसर के ही रहने वाले हैं और इन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लाखों करोड़ों रुपए जो है खर्च कर दिए गए हैं इसके ऊपर, लेकिन एक निर्णायक जो लेना चाहिए था वो नहीं ले पाए हैं। तो देखना है आने वाले समय में शहर के नेता या फिर जो कि बड़े बड़े मंत्री शहर में आते हैं चुनाव के समय में, वो इसे हल कर पाएंगे या फिर आखिरी तौर पर ये देखने को मिलेगा कि हरास और निताश होकर मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ेगा और मुख्यमंत्री को खुद आकर यहाँ पर दौरा करना पड़ेगा और इस समस्या को हल करना पड़ेगा। क्योंकि
शहर के नेता या फिर शहर के आमदार किसी भी तरीके से सक्षम नज़र नहीं आते कि इस समस्या को हल कर पाए। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। एक तरफ जहां कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ते जा रही है, लोगों तथा दुकानदारों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर महानगर पालिका की एक लापरवाही उजागर हुई है। महाशिवरात्रि के दिन पर वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करके महानगर पालिका ने वरिष्ठ नागरिकों तथा महिलाओं को तकलीफ दे दी। एक तरफ जहां राज्य में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महानगर पालिका ने महाशिवरात्रि के पर्व पर वैक्सीन सेंटर्स बंद रखे। इस कारण लोगों को वैक्सीन सेंटर पर आकर वापस घर जाना पड़ा। महानगर पालिका ने इसकी कोई पूर्व सूचना भी नहीं दी थी। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा वरिष्ठ नागरिक और औरतों को उठाना पड़ा। यह हाल एक महानगर पालिका का नहीं, सभी महानगर पालिकाओं का देखा गया है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। योग गुरु दादा दौलतराम चांदवानी के अनुयायी सीनियर सिटीजन क्लब ने हर महीने के पहले रविवार को एक गीत संगीतमय कार्यक्रम करने का प्रण लिया है। आइए तो इस बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं उल्लासनगर 5 के स्वामी शांति प्रकाश योगा केंद्र के वरिष्ठ सेवक से। स्वामी शांति प्रकाश योगा केंद्र उल्लासनगर 5, जिसने 26 जनवरी को सीनियर सिटीज़न क्लब यानी योगीराज दौलतराम सीनियर सिटीज़न क्लब का उद्घाटन किया था, वही प्रोग्राम हर महीने के पहले रविवार पर धूमधाम से मनाया जाता है। आज भी मार्च का पहला रविवार प्रोग्राम करोके संगीत के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। योगीराज दौलतराम के स्मृति में यह सिटीज़न क्लब बनाई गई है, जो उल्लासनगर 4 और 5 के लिए स्पेशल बनाई गई है, जिसमें सीनियर सिटीज़न ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। पैनल नंबर 10 में विविध विकास कार्यों का भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस मौके पर शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी, नगर सेविका राजश्री चौधरी, नगर सेवक नाना बागुल आदि उपस्थित थे। आइए तो जानते हैं इस मौके पर क्या है उनका कहना। आज महाशिवरात्रीचं औचित्य साधून पॅनल नंबर 10 मध्ये विविध विकास कामांचं उद्घाटन करण्यात आलं। काय सांगणार या विषयावर? नाही, आज महाशिवरात्र, मी महाशिवरात्रीच्या निमित्तानं सर्वच आमच्या प्रभागातील आणि शहरातील नागरिकांना महाशिवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। आणि या 10 नंबर प्रभागामध्ये शिवसेना पक्षाचे 4 नगरसेवकांच्या माध्यमातून जी विकास कामं करायची आहेत त्या विकास कामाच्या भूमिपूजन आज आम्ही सर्वांनी केलेलं आहे। जवळजवळ 6 कामांचं भूमिपूजन आम्ही केलेलं आहे। खन्ना कंपाऊंडमध्ये सीसी पॅसेज आणि ड्रेनेज, तसंच मीनाताई ठाकरे नगर इथे लॅट्रिनचं काम, शौचालय, त्याचबरोबर मीनाताई ठाकरे नगरमधले रस्ते, सीसी पॅसेज,
तसंच दत्तगुरुपाडा या ठिकाणी शौचालय आणि रस्त्याचं भूमिपूजन आम्ही केलेलं आहे. त्याचबरोबर पवई चौकामध्ये एक रस्त्याचं भूमिपूजन केलं, एक शौचालयाचं भूमिपूजन केलं. तसंच प्रांत कार्यालयाच्या मागे जुनं साईबाबा मंदिर होतं, त्या साईबाबा मंदिराच्या कामाचा पायाभरणी आज आम्ही गुरुवार आणि शिवरात्र या शुभदिनी आज आम्ही केलेलं आहे. ही कामं लवकर मार्गी लागतील असं आश्वासन या प्रभागातील नागरिकांना देतो आणि सर्वांना पुन्हा एकदा शिवरात्रीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. कल्याण डोंबिवली में बढ़ते कोरोना के संक्रमितों को देखते हुए महानगर पालिका आयुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी और पुलिस उपायुक्त विवेक पानसारे पब्लिक को देना चाहते हैं एक अहम संदेश. आइए तो सुनते हैं क्या है उनका कहना. कालच्या तुलनेमध्ये आज कोरोना रुग्णांची संख्या खूप मोठ्या संख्येने वाढली आहे. गेल्या काही दिवसापासून आपण मास्क न घालणारे नागरिक यांच्या विरुद्ध कारवाई करत होतो. त्याचप्रमाणे आपण सोशल डिस्टन्सिंगच्या बाबतीमध्ये लग्न समारंभ असतील त्यांच्यावरती आपण निर्बंध आणलेले आहेत. परंतु आजचा जो आपला आकडा वाढला आहे, यामुळे आज आम्ही सर्व आरोग्य केंद्रांचे मेडिकल ऑफिसर्स यांच्यासोबत बैठक घेऊन त्यांना सूचना दिलेल्या आहेत. IMA कल्याण डोंबिवली, त्याचप्रमाणे होमिओपॅथिक आयुर्वेदिक सर्व असोसिएशन्स यांच्या समवेत देखील आज एक महत्त्वाची बैठक आम्ही घेतली आहे आणि त्यांना देखील आम्ही सर्व सूचना या पार्श्वभूमीवर दिल्या आहेत. आज DCP साहेब ACP साहेबांच्यासोबत आज एक महत्त्वाची बैठक आमचे सर्व वॉर्ड ऑफिसर्स आम्ही घेतली आणि उद्यापासून काही निर्बंध आम्ही लागू करायचा आता निर्णय घेतलेला आहे. कारण ही संख्या ज्या पद्धतीने वाढली आहे तर ती चिंताजनक आहे आणि यामध्ये आपल्याला नागरिकांचं सहकार्य मोठ्या प्रमाणात आवश्यक आहे, लागणार आहे. पण काही निर्बंध हे देखील आणणं आम्हाला आवश्यक वाटतं आहे. उद्यापासून जे दुकानांची वेळ आहे ती आता सकाळी 7 ते संध्याकाळी 7 अशी आम्ही करण्याची ठरवलं आहे. त्यामध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुकानं असतील त्यांना वगळण्यात आलं आहे. शनिवार रविवारी पुन्हा आपण P1 P2 या पद्धतीने दुकानं उघडे राहतील. त्यामधनं सुद्धा अत्यावश्यक सेवेचे जे दुकानं आहेत, मेडिकल असतील, दुधाचे दुकान, ते वगळण्यात आलेले आहेत. मोठ्या प्रमाणात नागरिकांकडनं अशी मागणी येते की जे खाद्यपेयांच्या गाड्या आहेत, हातगाड्या असतील, चाटच्या गाड्या असतील, वडापावच्या गाड्या असतील, आईस्क्रीमच्या गाड्या असतील, इथे मोठ्या प्रमाणात लोक उल्लंघन करताना दिसत आहेत आणि म्हणून हे जे खाद्यपेयाच्या ज्या गाड्या आहेत सर्व या देखील फक्त संध्याकाळी 7 पर्यंतच त्यांना आम्ही परवानगी दिलेली आहे. भाजी मंडई ज्या आहेत त्या 50% क्षमतेनेच त्यांनी आता चालवल्या पाहिजे. मोठ्या संख्येने लग्न समारंभ होत आहेत, हळदीचे कार्यक्रम होत आहेत, त्याच्यावरती अत्यंत कडक निर्बंध आणण्याचं पोलीस विभागाने आणि आम्ही महापालिकेचे सर्व अधिकाऱ्यांनी ठरवलेलं आहे. यामध्ये माझी विनंती आहे की कोणत्याही लग्न समारंभामध्ये, हळदीच्या कार्यक्रमामध्ये आपण जी शासनाने निर्बंध 50 संख्येचे दिलेलं आहे त्याचं उल्लंघन करू नका. मास्क हा आपल्याला घातलाच पाहिजे आणि म्हणून हे सर्व समारंभ देखील सकाळी 7 ते रात्री 9च्या पर्यंत हे समारंभ आपण आटोपले पाहिजे असे आम्ही आदेश करतो आहोत. सर्व बार्स, रेस्टॉरंट्स हे देखील रात्री 9 वाजेपर्यंत त्यांची वेळ आता आम्ही कमी केली आहे. 11 वाजेपर्यंत वेळ होती ती आता 9 वाजेपर्यंत केलेली आहे. पोळी भाजी केंद्रसुद्धा 9 वाजेपर्यंत राहतील. होम डिलिव्हरीसाठी मात्र 10 वाजेपर्यंत परवानगी असेल. आपल्या शहरामधली करोनाची परिस्थिती आता थोडी गंभीर झालेली आहे, त्यामुळे मास्क कंपल्सरी वापरला पाहिजे सर्वांनी. आज आम्ही काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. होम आयसोलेशनच्या बाबतीमध्ये काही निर्णय घेतले आहेत. त्याचप्रमाणे काही ठिकाणी आता होम आयसोलेशनमधले पेशंटसुद्धा फिरताना दिसत आहेत असं माहिती मिळते आहे. त्यांच्याविरुद्ध देखील कडक कारवाई करण्याचे आम्ही निर्णय घेतले आहेत आणि म्हणून या महामारीला तोंड देण्यासाठी सर्व नागरिकांनी आम्हाला, पोलीस आणि प्रशासनाला सहकार्य करावं अशी आम्ही सर्वांना विनंती केलेली आहे. की जे 60च्या वरची पेशंट्स आहेत किंवा कोमॉर्बिड पेशंट्स आहेत त्यांना होम आयसोलेशनची परवानगी नसणार आहे. ज्यांच्या घरात होम आयसोलेशनला जागा आहे त्यांनाच फक्त आम्ही परवानगी देऊ. आणि काही तक्रारी अशा आहेत की होम आयसोलेशनचे पेशंट्स हे बाहेर फिरताना दिसतात,
तर त्यांच्यावरती देखील कारवाई करण्याच्या आम्ही सोसायटीच्या चेअरमन सचिवांना पण सूचना दिल्या आहेत आणि आमचे पण अधिकारी त्याच्यावरती कारवाई करतील. जे रुग्णालय बंद पडले होते ते आता सर्व रुग्णालय उपचारासाठी चालू होणार आहेत का? नाही, आवश्यकतेनुसार जे जे आपल्या कोविडच्या फॅसिलिटीज आहेत त्या सगळ्या आपण ऑडिट करून सगळ्या चालू केलेल्या आहेत. अजून काही आवश्यकता जेव्हा भासेल तेव्हा ते सुरू होतील. आम्ही आता पोलीस आणि प्रशासनाने आता संयुक्त असा निर्णय घेतला आहे की लग्न समारंभ, हळदीचे कार्यक्रम याच्यामध्ये जर उल्लंघन झालं तर दुर्दैवाने आम्हाला वधूवर पिते आणि नंतर पिता आणि माता किंवा आणखी मंगल कार्यालयाचे जे मालक आहेत यांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हे आम्ही दाखल करणार. आज KDMC महापालिका आयुक्त साहेब, IMAचे सदस्य, त्याचप्रमाणे जनतेचे काही प्रतिनिधी या सर्वांची बैठक झाली आणि कोविडच्या वाढत्या रुग्णसंख्येच्या अनुषंगाने काही कडक असे निर्बंध आणि त्याचं पालन करणं हे अत्यावश्यक असल्याचं त्यामध्ये ठरलं. त्या अनुषंगाने आजपासून आम्ही जे निर्बंध घातलेले आहेत त्याचं अनुपालन जनतेने करावं यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करणार आहोत. जनतेने सुद्धा त्यामध्ये सहकार्य देणं हे अतिशय आवश्यक आहे. शिक्षा करण्याची आम्हाला इच्छा नाही, परंतु आईवडील जसं आपल्या मुलाला काही चांगल्या गोष्टीसाठी शिक्षा करतात तशी कारवाई आपल्याला करणं अत्यावश्यक ठरणार आहे. त्यामध्ये बऱ्याचशा ठिकाणी हातगाड्यांवर होणाऱ्या गर्दी, आईस्क्रीम पार्लर्स या ठिकाणी होणारी गर्दी, पानटपऱ्या, बार, ढाबे इत्यादी ठिकाणी जी गर्दी होणार आहे अशा गर्दी करणाऱ्यांवर आणि तिथल्या आस्थापना चालकांवर फौजदारी पात्र गुन्हे आम्ही दाखल करणार आहोत. हळदी, लग्न इत्यादी समारंभांमध्ये अनावश्यक गर्दी करणाऱ्यांवर सुद्धा यापूर्वीसुद्धा आम्ही गुन्हे दाखल केलेले आहेत. आता आणखीन जास्त कठोर असे गुन्हे दाखल करून त्या ठिकाणी कारवाई करण्यात येईल. आमची सर्वांना विनंती आहे की या नियमांचं जास्तीत जास्त पालन करा. यापूर्वी आपल्या महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये खूप जास्त प्रमाणात आपल्याला कोरोनाचा त्रास सहन करावा लागला होता. तो पुन्हा करावा लागू नये एवढीच प्रशासनाची इच्छा आहे. सगळ्यांनी सहकार्य करावे ही विनंती. कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें. महाशिवरात्रि के मौके पर रेस्क्यू फाउंडेशन ने शाहपुर तालुके के किले माहुली पर जाकर प्राचीन शिव मंदिर माहुलेश्वर को रंग रोगन करके उसे एक नया और आकर्षक रंग रूप दिया. आइए तो देखते हैं वहां की कुछ झलकियां. पुष्कर काकडे वॉर रेस्क्यू फाउंडेशनचा मेंबर आहे. वॉर रेस्क्यू फाउंडेशन हे कल्याणमध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून सर्पमित्र म्हणून आणि दुर्गा संवर्धन या क्षेत्रात काम करत आहे. आत्ता 2021 साली येणाऱ्या 11 तारखेला महाशिवरात्री निमित्त आम्ही किल्ले माहुली हा जो आपला कल्याण येथून 40 किलोमीटर अंतरावर असलेला किल्ला आहे त्या खालती माहुलेश्वर म्हणून एक शिवमंदिर आहे आणि त्याच्या बाजूलाच असलेलं गणपती मंदिर हे शिवकालीन आहे. आणि ह्याचं महत्त्व असं आहे की या किल्ल्यावरती येणारे जे ट्रेकर आहेत महाराष्ट्रातून येणारे हे पहिले तिकडे वास्तव्य करतात रात्री आणि मग त्याच्यानंतर तिकडनं पुढच्या ट्रेकला सुरू करतात. तर अशा ह्या अनन्यसाधारण महत्त्व असलेल्या मंदिर रंगवण्याचं काम आणि त्याच्या आसपासचा असलेला परिसर साफसफाई करण्याचं काम हे आत्ता आम्ही शुक्रवार, शनिवार, रविवार निमित्त केलं. ह्यात वॉर रेस्क्यू फाउंडेशनचे आमचे 14 सहकारी यांनी आम्हाला मदत केली. तर आपल्याला ह्या मोहिमेसाठी लागणारं सर्व साहित्य म्हणजे रंगकामासाठी लागलेलं सर्व साहित्य हे आपले वाशिम राहणारे सुजन वडके यांनी आपल्याला त्याचा पुरवठा केला. तसेच आपल्याला जे शिधा लागणार होता तो शिधा आपल्याला आपले सुनील वायले आणि अभिषेक येडके यांनी आपल्याला शिधा पुरवठा केला. आणि तसेच ग्रामस्थांच्या वतीने कृष्णामा आगिवले आणि त्यांचे सुपुत्र रघुनाथ आगिवले यांनी आपल्याला वेळोवेळी तिकडे येऊन सगळं सहकार्य केलं. याबद्दल आम्ही त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें. कल्याण में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए महानगर पालिका तथा पुलिस ने नियमों का पालन न करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया है. और इसी क्रम में पुलिस ने एक विवाह समारोह के तीनों पक्षों पर की सख्त कार्रवाई. आइए तो जानते हैं इस बारे में क्या है कहना वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक साहू राजे साडवे का. आणि गावकरी मंडळी यांना नम्रतेची विनंती. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता आमच्या दोन्ही परिवारांना सूचना आलेल्या आहेत की आपले जे पाहुणे मंडळी या ठिकाणी आज लग्न सोहळ्याला उपस्थित आहेत त्या पाहुणे मंडळींचं जेवण झालं की लगेचच आपण आपापल्या घरी प्रस्थान करायचं आहे.
त्यामुळे इथे जी गर्दी आहे ती गर्दी थोडीशी कमी होईल. आलेल्या पाहुणे मंडळींना एक नम्रतेची विनंती की आपण या सोहळ्याला, या नवदंपत्याला शुभ आशीर्वादासाठी उपस्थित आहात. आपले आशीर्वाद त्यांच्यापर्यंत नक्कीच पोचले असतील, परंतु शासनाचे काही नियम, काही अटी असल्यामुळे आपण जेवण करून घ्यायचं आहे आणि आपापल्या पुन्हा एकदा मार्गी लागायचं आहे. सगळ्यांना नम्रतेची विनंती. दिनांक 10/3/2021 रोजी कल्याण पूर्व चिचपाडा गॅस गोडवांच्या बाजूला म्हात्रे आणि राऊत यांच्यामध्ये लग्न सोहळा संपन्न होत असताना त्यांनी कोविडचं उल्लंघन केलं आणि 500 ते 600 लोकांची त्या ठिकाणी गर्दी जमवली. त्यावरून दीपक विजय शेलार यांच्या फिर्यादीवरून भादवी कलम 188, 269, 270 आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 मध्ये कलम 51 व 60 याप्रमाणे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे. अशा प्रकारचे लग्न सोहळे किंवा हळदीचे कार्यक्रम किंवा हळदी कुंकवाचे कार्यक्रम किंवा वाढदिवस साजर करताना प्रत्येक आयोजकाने या कोरोनाच्या महामारीमध्ये काळजी घ्यायला पाहिजे. कमीत कमी जनसमुदाय त्या ठिकाणी जमवण्याला पाहिजे, किंबहुना असे कार्यक्रम घरगुती साजरे करायला पाहिजेत. कारण प्रत्येक वर्षी आपण वाढदिवस साजरा करतो, हळदी कुंकवाचे कार्यक्रम साजरे करतो. एक वर्षी साजरा केला नाही तर काही फरक पडणार नाही, कारण ह्या कोरोनाच्या महामारीतून सर्वांना वाचायचं आहे आणि त्याच्यावर मात करायची आहे. तर सर्व जनतेला आम्ही आवाहन करतो की त्यांनी असे कार्यक्रम टाळावेत, किंवा टाळणे शक्य नसेल तर जे काही शासनाने नेम लागू केला आहे तर त्याचं पूर्णपणे पालन करायला पाहिजे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. हैराली फाउंडेशन की तरफ से 13 मार्च शनिवार के दिन पूरे उल्लासनगर में नो हॉकिंग डे सेलिब्रेट किया जाएगा. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. तो ये थी शहर और देश से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें. अगर आपके आसपास कोई ऐसी खबर है जो आप जनरल पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें वो खबर भेज सकते हैं. हम उसकी जांच करने के बाद उसे अपने चैनल पर ज़रूर चलाएंगे. तब तक के लिए देखते रहिए कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. धन्यवाद.